Hello, dear friends. You're most welcome at Study IS with PN Sharma. डियर फ्रेंड्स, आज हम 13 मई 2020 द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज है जो हमारी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कोई भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहा हो और लेना जो चाहते हो वो स्टडी आईएएस कोड यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आपकी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग या अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मेल, इन सभी से आप जुड़ सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। ये सभी 3 डायनामिक बैचेज चलाए गए हैं 11 मई से यूपीएससी सीएससी 2020 एंड 21 के लिए। तो आप इनका भी लाभ उठा सकते हो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर। अगर 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 8,000 पर मंथ, 24 मंथ के लिए 2,000 पर मंथ मीन 70% हो। अगर आप 10% का डिस्काउंट और चाहते हो तो उसके लिए आप स्टडी आईएएस कोड यूज कर सकते हो फॉर 2 ईयर्स। अगर 1 ईयर्स के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर 12 मंथ के लिए लगभग 96,000 वो आपको मिलता है 40,000 में आफ्टर 58%। और उसके अलावा अगर आप स्टडी आईएएस कोड यूज करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप, आप फ्री में एनरोल कर सकते हो ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020। तो इसका लाभ आप जरूर उठाओ। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट जो प्रीवियस डे का हमारा एक क्वेश्चन था उसका डिस्कशन। ई नेम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम क्रियान्वित करने के लाभ क्या हैं? यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय मीन्स पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ट्रेड। तो फर्स्ट तो डायरेक्टली सही है, सर्व भारतीय मीन्स वहां सीधा सा पेपर में भी लिखा हुआ था कि पैन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल, तो पूरी इंडिया के लिए है। तो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली सही था। सेकंड, यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार मीन्स पूरे नेशनलाइज्ड एक व्यापार के लिए क्या कर रहा है, एक मार्केट उपलब्ध करवा रहा है जिससे उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिल सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पर सीधा सीधा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ क्या है, करेक्ट। तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया, कुछ लोगों ने बी, थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन हो गया होगा, लेकिन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, वेरी गुड। अब स्टार्ट करते हैं 13 मई 2020। पीएम अनाउंसेस 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। तो ये हम देखेंगे कि इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज क्या रहता है। इसमें आप देखना कि यहाँ पर सीधा जो लिखा हुआ है इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आरबीआई ने क्या क्या लिया, ये सभी भी इनमें इंक्लूड हैं। ये आप जब अच्छे से देखोगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा। इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सेकंड, यहां पर एक एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना। एडिटोरियल 6 में हम जो डिस्कशन करेंगे यहां पर कैश ट्रांसफर, जैम, ट्रेंडी, बस थोड़ा सा देखेंगे। टॉपिक्स इन शॉर्ट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल हमको जैम के बारे में जानना है कि जैम है क्या, बाकी इन्होंने क्या क्या कहा दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। सेंटर नीड्स हेल्प स्टेट फाइनेंशियली सो दैट दे कैन फाइट द वायरस बेटर। यहां पर हम केवल फिस्कल डेफिसिट देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, उसके बारे में 3% का कंप्लीट किया हुआ है। यहां पर इम्बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम करेंगे। इसकी हमको जरूरत नहीं है, आप पढ़कर इसको छोड़ सकते हो, लिखने जैसा इसमें कुछ है नहीं। इटली एंड इंडिया कॉमन थ्रेड पार्टनरशिप, जस्ट कोरोना वायरस को लेकर यहां पर सब कुछ बताया गया है। यहां पर गाइडलाइंस इश्यूड बाय सेंटर टू द स्टेट्स अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये इस आर्टिकल को भी हम डिस्कशन करेंगे। कोविड-19 एंड पाथ अहेड, यहां पर पहले हम कई बार कोरोना वायरस से रिलेटेड डिस्कशन कर चुके हैं, तो यह आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है। ये भी हम जो पुराने हमारे जो आर्टिकल्स हैं
जिनमें हम डिस्कशन करेंगे उनमें कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है कि जो पैगोंग सो लेक है, लेक ये कहाँ पर, ये जो एरिया है वो पूर्व जो लद्दाख है उस एरिया में आता है और जो यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो इतना सा आप याद रखोगे, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। राज्यसभा एंड लोकसभा के बारे में हम कंप्लीट देखेंगे कि क्या है, जितने मेन पॉइंट है उनका हम डिस्कशन करेंगे। ये वेंकैया नायडू साहब द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। आरोग्य सेतु ऐप, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, आज अगेन आया है। मैंडेटरी फॉर ट्रेवल सेज रेलवेज, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। वर्ल्ड में अगर देखें हम तो यहां पर वेस्ट बैंक हमको जानने की जरूरत है। इजरायली सोल्जर्स, एक दो फिलिस्तीन किल्स इजरायली सोल्जर इन वेस्ट बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बैंक हमेशा चलता रहता है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमने राइट किया है। 13 मई 2020 इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक जो स्टिमुलस पैकेज है वो जारी किया है, उसकी घोषणा की है। और ये 10% जीडीपी का लगभग 10% है। काफ़ी दिनों से ऐसे डिस्कशन चल रहा था, डिबेट चल रहा था कि 1% है, 1% है, 1% से भी कम इकोनॉमिक पैकेज स्टार्ट घोषणा की गई है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने दिल खोलकर पूरा 20 लाख करोड़ का घोषणा की है। यहां पर आपने आर्टिकल में देखा होगी कि आरबीआई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि ऑलरेडी जो हमने स्टिमुलस पैकेज जारी किया है उसमें इन दोनों के द्वारा जो एक्टिविटीज की गई है वो भी इसमें शामिल है। अब इस इकोनॉमिक स्टिमुलस होता क्या है ये हम देखते हैं। जब भी किसी देश की जो जीडीपी है वो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही या कोई प्रॉब्लम आ जाए जीडीपी ग्रोथ में, तो दो पॉलिसी गवर्नमेंट अपनाती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट को कम किया जाता है जो वर्तमान में 4.4% है। इसके तहत आरबीआई सस्ता लोन देती है बैंकों को, ब्याज दरें कम कर देती है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक्स को कुछ पैसा जो बैंकों के पास डेली आता है उसमें से लगभग 4% किसके पास रखना रहता था, आरबीआई के पास। लेकिन अब आरबीआई ने इसको 3% कर दिया है ताकि बैंकों के हाथ में अब ज्यादा पैसा रहेगा तो वो ज्यादा लोन बांट पाएंगे लोगों को। तो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, जब गवर्नमेंट को लोन लेना रहता है, लोगों से उधार लेना रहता है, तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करती है और लोग उसमें पैसा लगा देते हैं। अगर लोग गवर्नमेंट ने अगर सिक्योरिटीज बेची है तो लोग जब इसको खरीद लेंगे तो लोगों के हाथ का पैसा किसके पास चले जाएगा, गवर्नमेंट के पास। तो इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन जब उसको बेचा जाएगा आरबीआई के थ्रू तो वापस लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी मींस पैसा बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होगी। रिवर्स रेपो रेट ये क्या होती है, जब आरबीआई के पास, जब लोग बैंकों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है तो वो क्या करती है, आरबीआई के पास रख देती है अपने पैसे को अलग से और उस पर आरबीआई उनको इंटरेस्ट रेट देती है। तो अगर इसको कम कर देते हैं तो इट मींस आरबीआई कम इंटरेस्ट कर दिया है तो बैंक में भी कम इंटरेस्ट रखेगी वहां पर पैसा रखने में। राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, यहां पर सरकारी खर्च बढ़ा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर करों में कटौती कर दी जाती है, या निवेश के लिए सब्सिडी। निवेश के लिए सब्सिडी मींस अगर कोई भी, मान लीजिए किसान के लिए एक ट्रैक्टर है वो 5 लाख का आ रहा है, वो उसकी खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि हम 1 लाख रुपए सब्सिडी मींस 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूं आपको, आप खरीदिए, तो किसान थोड़ा सा प्रोत्साहित होगा कि चलो 1 लाख का मुझे फायदा हो रहा है, 5 लाख की जगह मुझे 4 लाख ही देना पड़ रहा है तो इसका फायदा उठा लेता हूं। तो सब्सिडी मीन्स गवर्नमेंट खुद से पैसा पे करती है लोगों को जब वो वस्तु महंगी हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत गवर्नमेंट ने अपना खर्च बढ़ाया है लगभग 1.5 लाख करोड़ का। पहले इसमें क्या किया था, 173 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी गवर्नमेंट ने, जिसमें गरीबों के लिए 5 केजी अनाज, चाहे गेहूं हो, राइस हो, 1 केजी दाल है। जो मेडिकल जो स्टाफ है उसके लिए एक बीमा पॉलिसी लाई गई थी इसके द्वारा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र, नरेगा वाले जो लोग हैं उनके लिए मजदूरी बढ़ाई गई है। तो ये सभी जो कंप्लीट है उनके लिए, और ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है वो संगठित और असंगठित मींस ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर के लिए लाई गई थी। यहां पर जो हमको इंपॉर्टेंट है वो है मॉनेटरी पॉलिसी 2 टाइप की होती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी, एक होती है एक्सपांशनरी मींस एक कठोर या संकुचित, एक होती है विस्तृत, विस्तारित या सस्ती। यहां पर जब कठोर में क्या होता है, ब्याज दरों को बढ़ा दिया जाता है मींस रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। लेकिन जो एक्सपांशनरी है उसमें क्या होगा, ब्याज दरों को घटा दिया जाता मींस रेपो रेट को कम कर देगी आरबीआई।
अगर मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स देखें, मीन्स कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, तो इसमें दो प्रकार के आते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव या अल्टरनेटिव। क्वांटिटेटिव में कौन कौन से, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वेरिएबल रिजर्व रेशियो में CRR केस रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। तो ये सभी रेपो रेट में क्या है, जिस रेट पर, जिस इंटरेस्ट रेट पर RBI बैंकों को पैसा देती है। रिवर्स रेपो रेट, जिस इंटरेस्ट रेट पर RBI बैंकों से पैसा अपने पास रखती है और उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, किसको, RBI को, बैंकों को, तो यहां उल्टा हो जाता है इसका। VRR, यहां पर दो है। CRR में क्या होता है, जितना डेली पैसा आता है बैंकों के पास उसका कुछ पार्ट RBI के पास रखना रहता है। SLR में कुछ पार्ट, लगभग 18% खुद के पास रखना पड़ता है। इसको वो, इन दोनों को वो किस में नहीं दे सकते, लोन के रूप में नहीं दे सकते। बैंक रेट, ये भी लगभग रिवर्स रेपो रेट की तरह रहती है। इस पर भी RBI बैंकों को उधार देती है। MSF में भी RBI एक नाइट के लिए उधार देती है बैंकों को। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है और बेचती है। अगर अल्टरनेटिव देखें, क्वालिटेटिव के बाद में क्वालिटेटिव देखें तो यहां पर तीन आते हैं। एक आता मार्जिन रिक्वायरमेंट, यहां पर मनी का फ्लो कैसे कंट्रोल किया जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट में सीमांत लागत, मीन्स RBI ये फिक्स कर देती है कि पर्टिकुलर कितनी प्रॉपर्टी की से आप कितना लोन ले सकते हो। 1 हेक्टेयर रख के आप 5 लाख का लोन ले सकते हो या 10 लाख का। तो यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट कर दिया जाता है कि कितना आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। नैतिक दबाव में अगर RBI अपनी रेपो रेट कम करती है तो बैंकों को भी अपने इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। तो ये मजबूरी रहती है, लेकिन बैंकें ऐसा कर नहीं रही है। क्रेडिट राशनिंग, इसमें RBI पहले से गाइडलाइन जारी कर देती है कि पर्टिकुलर आप जितना लोन दे रहे हो उसका कितना पार्ट किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को जाएगा। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मीन्स प्राथमिकता क्षेत्र उधारी, ये 40% है इंडिया में। मीन्स 40% बैंकों को पैसा ऐसे क्षेत्रों को देना पड़ेगा जो गरीब है। वो रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है, गरीबी हो सकती है, वो जो रूरल डेवलपमेंट है उसके काम हो सकते हैं, ये सभी। तो आपको याद रखना है कि फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। सेकंड है द हिंदू के पेज नंबर 1 पर ही SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ WHO था। WHO का चेयर अब इंडिया के पास आने वाला है। तो इंडिया अमेरिका का साथ दे या चाइना का, तो ये आने वाले समय में देखेंगे कि इंडिया कौन सी करवट बैठता है, कौन सी करवट लेता है। तो ये दैट्स नॉट द इंपॉर्टेंट व्यू और पॉइंट, तो हम उसको छोड़ देंगे। आने वाले टाइम में जब फ्यूचर में होगा तो वहां हम अभी से क्यों गैस करें। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। 1996 में संघाई 5 के नाम से पहले इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें उस टाइम देश थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड तजाकिस्तान। उसके बाद 2001 में इसका नाम बदलकर SCO कर दिया गया, जब इसमें उज्बेकिस्तान भी मिल गया। मीन्स अब यहां 6 कंट्री हो गई। 2017 में इंडिया और चाइना दोनों को अस्ताना मीन्स कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इनको भी क्या सदस्यता दे दी गई और हो गए टोटल 8 मेंबर। इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमको याद रखना है कि इसका एक संस्था है, एक परमानेंट ऑर्गन है किसका, SCO का, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर इसका क्षेत्र हो, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, टेररिज्म, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें SCO के देशों के बीच में सहयोग की बात नहीं हो। तो सभी में सहयोग होता है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये इसका परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हेडक्वार्टर इसका ताशकंद उज्बेकिस्तान में। इसका मेन काम क्या है RATS का, ये 3 जो इविल्स हैं मीन्स टेररिज्म, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, इनको कैसे कम हो, सदस्य देशों के बीच में इनको लेकर, इनको कम करने को लेकर कैसे कोऑपरेशन में सहयोग बढ़े, ये काम करता है कौन, RATS। तो ये RATS बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी। द हिंदू के पेज नंबर 6 पर फिस्कल डेफिसिट एक टॉपिक है, टोटल नहीं है, केवल उसमें बात की गई कि राज्यों का जो फिस्कल पॉलिसी के आधार पर जितना खर्चा है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट्स हैं उसके पास पैसा नहीं है, इकोनॉमिकली कमजोर है। वहां पर ही एक आया था कि फिस्कल डेफिसिट, और इसमें यह लिखा हुआ था कि राज्यों की जो स्टेट फिस्कल डेफिसिट लिमिट है कि कितना पैसा अपने खर्चे से ज्यादा मीन्स कितना आय से ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, तो वो है उनकी 3% ऑफ ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
मीन्स जो राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जैसे गोवा है तो गोवा का अगर जो सकल घरेलू उत्पाद है खुद गोवा का, उसका 3% वो फिजिकल डेफिसिट मीन्स खर्चा एक्स्ट्रा कर सकते हैं एफआरबीएम रिव्यू कमेटी के अनुसार। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है वो है कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, राजकोषीय घाटा होता क्या है। इसमें सरकार की आय कम रहती है और प्राप्तियां मीन्स आय मीन्स प्राप्तियां कम रहती है और खर्चे ज्यादा मीन्स खर्चा ज्यादा रहता है प्राप्तियों से। सरकार की प्राप्तियां दो प्रकार की होती है, एक राजस्व प्राप्ति, एक पूंजीगत प्राप्ति मीन्स रेवेन्यू रिसीट्स। इसमें टैक्स और नॉन टैक्स आता है। टैक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली पैसा मिलता है, नॉन टैक्स में जैसे फीस फाइन ये सब लगते हैं। कैपिटल रिसीट्स पूंजीगत प्राप्तियां जिसमें उधार से पैसा आ सकता है और गैर ऋण बिना उधारी। सरकार की प्राप्तियां हैं, राजस्व जो रहती है यहां पर ना तो सरकार को अपनी संपत्ति बेचना पड़ता है ना ही कोई उधार लेना पड़ता है। यहां पर या तो संपत्ति बेचेगी गवर्नमेंट या फिर उधार लेगी, उधार लेकर या फिर गैर उधारी से जैसे संपत्ति को बेच दिया, विनिवेश कर दिया, या रिकवरी ऑफ लोन हो गया। रिकवरी ऑफ लोन भी क्या है, संपत्ति का आना। सरकार के अगर खर्चे देखें तो यहां होता है एक राजस्व खर्चा, एक होता है पूंजीगत खर्चा। राजस्व खर्चा गैर प्रोडक्टिव मीन्स नॉन प्रोडक्टिव, यहां पर खाया पिया पचाया कोई प्रोडक्टिव आगे काम नहीं होगा। पूंजीगत खर्चे में क्या होता है प्रोडक्टिव, जैसे रोड बना दिया, पोर्ट बना दिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए, उनके आगे पैसा आता रहेगा गवर्नमेंट के पास, तो ये क्या है पूंजीगत खर्चा। पूंजीगत खर्चे में क्या होता है गवर्नमेंट को या तो अपना जो उधार है वो कम हो जाएगा यहां पर, या फिर गवर्नमेंट की संपत्ति बढ़ जाएगी। राजस्व खर्चा कैसा खर्चा है, या तो गवर्नमेंट की संपत्ति या ना तो गवर्नमेंट के पास संपत्ति बनती है ना ही गवर्नमेंट का उधार चुकता होता है यहां पर, ऐसा खर्चा क्या है राजस्व। अगर फिजिकल डेफिसिट देखें तो खर्चे में से माइनस कर देंगे क्या, मीन्स खर्चा ज्यादा है तो माइनस हो जाएगा राजस्व प्राप्तियां पूरी, और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां मीन्स बिना उधार के जो पूंजीगत प्राप्तियां उनको ही जोड़ेंगे। मीन्स राजस्व प्राप्तियां कंप्लीट और पूंजीगत प्राप्तियों में केवल जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स है उन्हीं को जोड़ेंगे। यहां पर यह है डेप्ट कैपिटल रिसीट्स, यह है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स, तो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स को ही केवल फिजिकल डेफिसिट निकालते टाइम जोड़ेंगे, जो डेप्ट कैपिटल रिसीट्स है उसको नहीं जोड़ेंगे। डेप्ट कैपिटल रिसीट्स मीन्स उधार लेकर खर्च किया गया, सॉरी उधार लेकर जो पैसा आया है, और यहां पर जो उधार के बिना गवर्नमेंट ने खुद की संपत्ति बेची है। द हिंदू के पेज नंबर पर एक आया था आर्टिकल इम्बैलेंस, द हिंदू के पेज नंबर 6 पर, ये किससे संबंधित है। देखो एक सिंपल अप्रोच रखनी है हर आर्टिकल में। आर्टिकल में बहुत सारी बातें लिखी हुई रहती है जो हमारे काम की नहीं है, क्या हम उसको एग्जाम में यूज कर सकते हैं क्या। 150 वर्ड्स का जो 250 वर्ड्स में केवल एक में इंट्रो, उसके बाद बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन, क्या इतना लिख सकते हैं हम जितना आर्टिकल्स में लिखा हुआ रहता है, नहीं। केवल उतना ही हमको लिखना है जो हमारे प्री एन जिसमें हम इंटरव्यू के लिए यूज कर सकें, या फिर मेंस में केवल कुछ पॉइंट्स रहते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, उतना ही हमको लिखना है, उतना ही ध्यान रखना है। अदरवाइज पूरा हमको पता भी नहीं रहेगा कि हमने क्या पढ़ा था। यहां पर इम्बैलेंस द हिंदू के पेज नंबर 6 जम्मू कश्मीर से संबंधित है ये कि 4G इंटरनेट वर्सेज 2G इंटरनेट। वहां पर 2G इंटरनेट अभी प्रेजेंट में है, 4G इंटरनेट की मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम एजुकेशन चलाएंगे, एजुकेशन के लिए अच्छा डाटा होना चाहिए, बिजनेस के लिए अच्छा डाटा होना चाहिए, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है सही, हम देश से जुड़ना चाहते हैं। ये सभी वहाँ के लोगों का, वहाँ की सरकारों का कहना है, सॉरी वहाँ के लोगों का। और ये रिट लगी है सुप्रीम कोर्ट में लोगों के द्वारा, एक जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेंस अपनाया जाना चाहिए किस किस के बीच में, राइट्स और नेशनल सिक्योरिटी के बीच में। यहां पर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 32 हम अच्छे से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हो, रिट जारी करवा सकते हो। इसी के तहत ये आर्टिकल 32 यूज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बैलेंस किसके बीच में, राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा था कि आर्टिकल 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति मीन्स स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए इंटरनेट इंपॉर्टेंट है। मीन्स इंटरनेट पर मीन्स सोशल मीडिया पर आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो करते हो इंटरनेट के द्वारा, वो आपका क्या है, फंडामेंटल राइट। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा था कि आर्टिकल 19(1)(g) मीन्स आपके पास जो प्रोफेशन है, जो आपके पास व्यवसाय है, वो आप कोई सा भी व्यवसाय अपना सकते हो, अगर उसमें इंटरनेट के द्वारा ई कॉमर्स हो रहा है तो वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ राइट की बात भी हो रही है, मीन्स इंटरनेट यहाँ जरूरी हो गया।
सेकंड तरफ क्या हो गया, नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ गया। नेशनल सिक्योरिटी तो यहाँ पर साइबर टेररिज्म एंड ड्रग टेररिज्म अलग चीज है, लेकिन यहाँ साइबर टेररिज्म बहुत तेजी से फैल रहा है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत तेजी से फैल रही है। हंदवाड़ा हिंदवाड़ा जो है वहां पर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई थी, कर्नल मारा गया, मेजर मारा गया। तो ये सभी, अब यहाँ नेशनल सिक्योरिटी का मामला और राइट्स का, तो जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे, तो वहां पर एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए कि दोनों को हम मिलाकर चलें। नेशनल सिक्योरिटी को भी खराब थ्रेट ना हो और हमारे राइट्स भी थ्रेट ना हो, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, ये पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। यहां पर हम ये कह सकते हैं धीरे धीरे एक कंक्लूजन में कि जो राइट्स है, मीन्स हमारा जो 4G इंटरनेट है, इसको थोड़े छोटे, जो जम्मू कश्मीर है कंप्लीट मान लो, तो उसके छोटे छोटे जो पार्ट हैं उनमें धीरे धीरे एक ट्रायल बेसिस पर स्टार्ट कर देना चाहिए कि उसका क्या फायदा आ रहा है, क्या उसके कारण टेररिस्ट एक्टिविटीज तो नहीं बढ़ रही। तो जो शांति वाले इलाके हैं वहां धीरे धीरे इसको स्टार्ट किया जाना चाहिए, ये कंक्लूजन में लिख सकते हैं। एक टॉपिक है द हिंदू के पेज नंबर 7 पर, टॉप डाउन अप्रोच। इन्होंने कहा है कि जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है वो टॉप डाउन। टॉप डाउन में क्या होता है, देखो दो तरीके होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहां स्टेट गवर्नमेंट्स। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, टॉप है, ये डाउन है, तो यहां डिसीजन लेके ऐसे आ रहा है, तो टॉप टू डाउन अप्रोच है। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि क्या डिसीजन लिए जाने चाहिए, यहां से अगर जो पूरे मत सहमति बने और उसके बाद डिसीजन ये ले, तो ये है आपका डाउन टू टॉप अर्थ। तो ये दो अप्रोच रहती है किसी भी टाइप से। अगर डेवलपमेंट की हम बात करें, स्कीम्स की बात करें, तो सेंटर स्कीम्स बनाता है, राज्यों में जाती है, तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच है। आजकल क्या होता है, जो नीति आयोग है वो राज्यों को से पहले कंफर्म करती है, उसके बाद राज्यों को क्या जरूरत है उसके हिसाब से नीति बनाकर राज्यों को देती है। तो ये क्या है, डाउन टू टॉप अप्रोच। अब यहां कहा गया कि कोरोना वायरस से संबंधित सारी जितने भी मामले हैं, कोई भी गाइडलाइंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बनाती है। मैं पूछना चाहता हूं जो राइटर्स हैं उनको, क्या ये जो लगातार जो कन्वर्सेशन होता है मुख्यमंत्रियों के साथ, क्या ये कोई मजाक है? तो मैं सिर्फ ये जो लिख देते हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाना माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर आपको ये सोचना है कि हर बार उनके साथ कंसल्टेशन होता है, वो खुद बोल रहे हैं कि आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाएगा, अगर राज्यों को दे देगा तो दीदी अपना क्या रूल बना रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दीदी वहां पर अपना एजेंडा पाल रही है, क्या, किसका, अपना पॉलिटिकल पार्टीज का, ममता दीदी। तो अगर राज्यों को इतनी छूट दे दी जाएगी तो एक जो बैलेंस है इस डिजीज से लड़ने के लिए, एक सिमिलरिटी चाहिए पूरी इंडिया में, वो सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलेगी। और हर राज्य, कोई राज्य क्या अपनाएगा, कोई राज्य क्या अप्रोच अपनाएगा, राज्यों के बीच में ही क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए दादा को बेटों को कंप्लीट कंट्रोल में तो रखना ही पड़ेगा ऐसे समय में। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहां पर मनमर्जी चल रही है, यहां पर टॉप टू डाउन अप्रोच चल रही है, यहां पर फेडरलिज्म का बर्बादी हो रही है, यहां कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बर्बाद हो रहा है। ये सभी केवल बुद्धिजीवी जो हैं उनका क्रिटिसाइज करने का काम है, तो वो करेंगे। बट वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और कंट्रीज एलाइट सर्विस। तो हमको हमेशा अप्रोच जो है हमारी वो कंस्ट्रक्टिव रखनी है, न कि डिस्ट्रक्टिव। या क्रिटिसिज्म करें लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें। यहां राइटर ने क्या कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो गाइडलाइन, ऑर्डर, डायरेक्शन और स्टेट्स को दे सकती है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1997 के पास स्टेट्स के पास भी पावर है। तो यहां पर बैलेंस कर दो कि केवल स्टेट्स के पास, केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सेंटर के पास ही पावर नहीं है, स्टेट्स के पास भी पावर है, वो भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो एक बैलेंस यहां हो गया। यहां पर जो आर्टिकल में हमको क्या याद रखना आगे कि 3 लिस्ट है हमारे संविधान में, शेड्यूल 7। तो अनुसूचियां याद रखना 1 से लेकर 12 आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 2019 में 2 अनुसूचियों पर क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट। एक है यूनियन लिस्ट जिसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, एक है स्टेट लिस्ट जिस पर स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स राज्य विधानमंडल लॉ बना सकती है, एक है कॉनकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, उस पर पार्लियामेंट और राज्य दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा दोनों के बीच में तो पार्लियामेंट का लॉ माना जाएगा। इसमें कहा गया आर्टिकल में कि डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं पर भी किसी भी लिस्ट में नहीं है, ना तो कॉन्करेंट में, ना स्टेट, ना यूनियन लिस्ट। तो कहां चला गया अभी, रेजिडरी पावर। जो ऐसा कोई भी विषय जो किसी लिस्ट में नहीं आता हो तीनों में से, तो उसको है रेजिडरी पावर मीन्स अवशेष शक्ति। और इस पर जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट।
अवशिष्ट शक्तियां जो है हमने कनाडा के संविधान से लिया है, ये आप चैप्टर में पढ़ोगे। 3rd नंबर का चैप्टर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत, तो वहां से इसको कंप्लीट करना। लक्ष्मीकांत का एक और चैप्टर पार्लियामेंट जब आप पढ़ोगे तो इसको आज ही निपटा देना कि राज्यसभा लोकसभा की शक्तियों में क्या डिफरेंस है, लोकसभा की कौन कौन सी विशेष शक्तियां, राज्यसभा की कौन कौन सी विशेष शक्तियां। यहां पर इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है उसके पीछे एक भावना थी। वो भावना ये थी कि क्या राज्यसभा की शक्तियां कम है, क्या राज्यसभा अवरोध का काम कर रही है, क्या राज्यसभा अवरोध का काम कर रही है पार्लियामेंट के लिए। तो यहां पर हमको फिर यहां पर एक बैलेंस अप्रोच अपनानी है, क्या कि हो सकता है देरी हो सकती है, कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन उसको बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है और बातचीत के द्वारा सुलझाया भी गया है। और कौन कौन से जो मामले अटके हुए हैं उनको भी बोल सकते हो कि आप उनको भी बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो ये एक आपकी अप्रोच होनी चाहिए। यहां पर क्या है, स्पेशल पावर है किसके पास, लोकसभा के पास मनी बिल को लेकर। मनी बिल को लेकर लोकसभा के पास क्या है कि मनी बिल हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या सामान्य विधेयक है। मनी बिल को कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास केवल 14 डेज का टाइम रहता है, 14 डेज में अपनी सहमति देगा। लेकिन राज्यसभा ना तो मनी बिल में संशोधन कर सकता, ना ही इसको पारित होने के लिए मना कर सकता, रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। 14 डेज तक अगर इसने रोक के रखा तो 14 डेज बाद मनी बिल अपने आप पास हो जाता है। ये आप याद रखना। एक जो इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा को 2 विशेष शक्तियां मिली हुई है, एक ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे हमारे पास आईएएस, अभी प्रेजेंट में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईपीएस, आईएएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अगर कोई और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या कोई भी ऐसी नई सर्विसेज लेके आए जो ऑल इंडिया लेवल की हो, तो उसको आर्टिकल 312 के तहत एक रिजोल्यूशन पास करेगा राज्यसभा, किसके द्वारा, 2/3 प्रेजेंट एंड वोट। अगर 2/3 उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों के द्वारा अगर इस रिजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है तो एक ऑल इंडिया सर्विस बन जाएगी। स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है और नेशनल इंपॉर्टेंस का है, अगर वो राज्यसभा चाहती है कि इस पर पार्लियामेंट लॉ बनाए तो आर्टिकल 249 के तहत पार्लियामेंट को सौंप सकती है उस सब्जेक्ट को कुछ टाइम के लिए। अब यहां आर्टिकल में कहा कि कोऑपरेशन हुआ है दोनों के बीच में, ऐसा नहीं राज्यसभा हमेशा ऑब्स्ट्रक्टिव ही काम की है। जीएसटी को ले ले, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को ले ले, धारा 370 को हटाने का मामला हो, ट्रिपल तलाक को अपराधी घोषित करने का मामला हो, सीएए हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, इन सभी में आप सहयोग देखे हो राज्यसभा लोकसभा का। अब यहां केवल डिबेट इतनी सी थी कि क्या राज्यसभा कोऑपरेटिव है वर्सेज डिस्ट्रक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव मींस अवरोधकारी है, ऐसा नहीं है। तो उसके जस्ट हमको क्या लिखना है, कभी कभी बस इतना सा बोलना है कि डिस्ट्रक्टिव ऐसे नहीं बोल सकते कि वो अवरोध लगा रही है। कुछ मतभेद हो सकते हैं, राज्यों के बीच में हो सकते हैं, राज्य और सेंटर के बीच में हो सकते हैं, तो उसको बातचीत के द्वारा सुलझाएं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। टॉपिक्स इन शॉर्ट, जेम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल। जनधन में पहले अकाउंट खुलवाए, जितनी भी सुविधाएं हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वो उनसे पहुंचा सकते हैं। आधार के द्वारा इसलिए कि फ्रॉड ना हो, अगर आधार है तो कोई पर्टिकुलर जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर लाभ के लिए योग्य है उसी को उसका लाभ मिले। और मोबाइल, अगर आप घर बैठे हो तो ई गवर्नेंस का लाभ उठा सकते हो। तो याद रखना, जनधन आपको बैंकिंग का सुविधाएं देने के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार जो फेक लोग हैं उनको रोकना, फ्रॉड को रोकना, और मोबाइल ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए। बस इतना सा इसमें याद रखना है। आरोग्य सेतु ऐप, हमने पहले ही इस पर डिस्कशन किया था कि आरोग्य सेतु ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कोविड-19 के केसेज हैं ट्रैक करने के लिए उनके लिए लाया गया है और इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। इतना सा आपको याद रखना है, इस पर कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। वेस्ट बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इजराइल का मैप देखोगे इस टाइप से, तो इजराइल की यहां पर है लेबनान, यहां पर है सीरिया, यहां पर जॉर्डन और थोड़ा सा पार्ट लगा हुआ है इजिप्ट का। तो इन देशों से, और यहां पर है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, तो ये इंपॉर्टेंट है इजराइल। यहां पर सीरिया का, यहां लेबनान, यहां पर सीरिया, और सीरिया आगे तक जा रहा है इधर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सीरिया जो है कौन कौन से देश मेडिटेरियन सी से लगे हुए हैं, यहां पर इजिप्ट और यहां पर जॉर्डन। जॉर्डन एंड इजराइल की बाउंड्री पर यहां पर है वेस्ट बैंक, इन दोनों की बाउंड्री के बीच में यहां पर है गोलन हाइट्स, और यहां पर इजिप्ट और इसके यहां पर पार्ट है कौन सा, सुनन पेनिनसुला था। उसके बाद में यहां पर एक और है गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी। गाजा पट्टी को 1967 का एक वार हुआ था जिसको 6 डे वार भी बोलते हैं।
1967 में इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इन सभी देशों ने अटैक किया किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर 1967 में। 6 दिन के अंदर इजराइल ने इन सभी देशों को धूल चटा दी और इनकी ये हालत कर दी कि ये इनकी पूरी आर्मी, एयरफोर्स के इजिप्ट के लगभग 300 प्लेन थे, लड़ाकू विमान, जमीन के ऊपर ही उनको गिरा दिया, मार गिराया, उड़ भी नहीं पाए। बहुत बुरी कंडीशन कर दी थी किसने? इजराइल ने। साथ में 1967 में इजराइल ने क्या किया? गोलन हाइट्स किससे छीन लिया? सीरिया से। वेस्ट बैंक कहां से छीन लिया? जॉर्डन से 1967 में। और गाजा स्ट्रिप कहां से छीन लिया? इजिप्ट से। इसीलिए ये हमेशा न्यूज में बने हुए रहते हैं। अमेरिका इन जो इजराइल का दोस्त है वो क्या करता है? आए दिन कभी गोलन हाइट्स को भाग बता देता है किसका? इजराइल का परमानेंट भाग, कभी वेस्ट बैंक को। और वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है? धीरे धीरे इजराइल पूरा कंप्लीट अपना कब्जा बना रहा है। तो ये याद रखना, वेस्ट बैंक किस किस के बीच में है? जॉर्डन एंड इजराइल के बाउंड्री के बीच में। लेकिन अभी प्रेजेंट में इस पर किसका अधिकार है? अभी प्रेजेंट में इसका टोटली अधिकार किस पर? इजराइल में ऐसे देखे तो अब वेस्ट बैंक ऐसा हो गया है, जबकि ये पहले किसका पार्ट था? जॉर्डन का। तो अब वेस्ट बैंक इजराइल वाले पार्ट में दिखता है। यहां पर गाजा स्ट्रिप दिखेगी और यहां पर गोलन हाइट, तो अब इजराइल के पार्ट के रूप में दिखते हैं, क्योंकि 1967 में इसने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। एक जो इंपॉर्टेंट याद रखोगे यहां पर जो इजराइल है और यहां जॉर्डन, तो यहां पर इन दोनों के बीच में बाउंड्री की यहां पर डेड सी है, तो इसके बारे में आप जरूर याद रखना। तो ये सभी टॉपिक्स थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रहित मीन्स जो नेशनल इंटरेस्ट का कोई भी सब्जेक्ट हो जो राज्य सूची में मीन्स स्टेट लिस्ट में, उस पर संसद किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती यदि इसके लिए एक संकल्प, कौन? लोकसभा नहीं, राज्यसभा। तो ये दोनों तो पहले ही चले गए। यदि राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से, संपूर्ण सदस्यता मीन्स ऑफ टोटल, ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा था कितना होना चाहिए? 2/3 प्रेजेंट एंड वोट और राज्यसभा। तो जब आपको पता है कि ऐसा कोई भी मामला हो तो लोकसभा नहीं है, तो सीधा सीधा एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद केवल आपको क्या है, दिमाग में सोच लो कि कौन से बहुमत? 2/3। तो जैसे 2/3 आपको दिखेगा तो आप इसको कर दोगे। तो यहां पर आपको याद रखना है क्या, कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि राष्ट्रीय हित का कोई भी मामला हो तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत संसद में राज्यसभा डिसीजन लेती है। तो कौन सा लेती है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। 2/3 लेती है, हाफ टोटल लेती है, या 2/3 टोटल प्रेजेंट एंड वोट लेती है। ये आप मुझे बताओगे कि इसमें आंसर लोकसभा, और लोकसभा तो निकल जाएगा, लेकिन राज्यसभा में कौन सा होगा? सी होगा या डी आंसर होगा? ये आप कमेंट बॉक्स में कर बताओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के द हिंदू एनालिसिस के लिए थैंक यू वेरी मच।